जय गुरु जी टू ऑल। आप सबका बहुत प्यार से दिल से स्वागत है द सिरिन माइंड में, जो हम गुरु जी की इतनी ब्यूटीफुल ज्ञानवर्धक, मैं कहूंगी पूरे विजडम के खजाने को जो हम कर रहे हैं, गॉड टॉक्स विद अर्जुना। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू माई फर्स्ट गुरुज, माई पेरेंट्स, महाअवतार बाबा जी, टेढ़ी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, एंड माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी, और आप सबके सभी गुरुओं को मेरा आदर से प्रेम भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हम लोग अभी ये चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, और मैं हर बारी बोलती हूँ, मैं फिर बोलूंगी, हम श्लोक का अर्थ तो जो सिर्फ वो ही नहीं समझ रहे हैं, जो गुरुजी ने जिस परसेप्शन से हमें बताया है कि हम किस तरीके से ये जो भगवान कृष्ण का और अर्जुन का जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, उस लर्निंग को हम अपने अंदर कैसे ले सकते हैं। कि क्विक अगर हम रिकैप करें, तो हमने ये जाना कि हमारे शरीर के अंदर ही ये युद्ध चलता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध। गुरुजी ने हमें बताया कि इसके 3 क्षेत्र हैं, वो तीनों क्षेत्र हमारे ही अंदर है। एक हमारा कुरुक्षेत्र है, हमारा धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र है, एंड देन देयर इज धर्म क्षेत्र। हमने उसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो हमारे शरीर का साम्राज्य है, इसके ऊपर राज्य कौन कर रहा है। किंग सोल कर रही है कि किंग ईगो कर रही है। अगर किंग सोल कर रही होती है तो हम बहुत ब्लिस में होते हैं, हम विजडम में होते हैं, हमारे पूरे राज्य में जो है बड़ा सुकून होता है। लेकिन यदि हमारे राज्य के ऊपर जो किंग ईगो बैठी हुई है, तो वो हमें क्या करती है, वो हमारे को डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी से दूर करती है, और वो हमारे को सिर्फ और सिर्फ माइंड लेवल से जोड़कर रखती है। तो आज का जो हम लर्निंग लेंगे, वो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी शैल बाला जी को कि वो श्लोक नंबर 1 हमें सुनाए। थैंक यू मैम, सेलेक्ट करने के लिए मुझे थैंक यू। बोल रही हूँ श्लोक नंबर 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। वेरी नाइस। आज पता नहीं क्यों दिल में आई एक बात। अभी तक इस श्लोक को पूजा, प्रियंका और शैल बाला ने पढ़ा है। मैं एक बारी रिक्वेस्ट करूंगी आप तीनों से, एक बारी एक साथ इसको पढ़िए और हम हमारी भी ऊर्जा को बढ़ाइए। आप पूजा, आर यू रेडी? प्रियंका आप है कि गए? एक मिनट दीजिए मैम मुझे, एक हाँ मिनट। हाँ, एक मिनट लीजिए। मैं चाहूंगी कि एक बारी ये तीनों मिलके बोलें, और हम लोग अपने आप को म्यूट करके हम भी इनके साथ बोलें। आप खुद देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से हम सबकी एनर्जी, देखना अभी के अभी कैसे इंक्रीज होगी। तो आप वो निकाल लीजिए। अगर पूजा, पूजा उसमें ग्रुप के अंदर भी है, ये श्लोक तो डाला हुआ है प्रियंका ने। है। हाँ हाँ, आप वो भी कर सकते हैं। स्टार्ट यस करें? रेडी? यस यस। चलिए स्टार्ट। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामेकाः पाण्डवाश्चैव एव किमे कुर्वत संजय। वेरी नाइस, थैंक्स अ लॉट। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा, आज हम क्या समझेंगे? आज हम अपने इसी ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, और हम दोस्तों ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे सेंसेस हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लर्निंग होने वाली है आज की। कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं,
अगर इनके ऊपर सोल रूल करती है तो क्या होता है, कैसे होता है। और यदि हमारी इंद्रियों के ऊपर ईगो रूल करती है तो क्या होता है, कैसे होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम इनका कंपैरिजन करेंगे। जब हम ये कंपैरिजन करेंगे तो जब हम इसको अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट कि भाई मेरे सेंसेस पे कौन रूल करता है। मेरे सेंसेस के ऊपर सोल रूल करती है कि मेरे सेंसेस के ऊपर ईगो रूल करता है। हम एक एक करके उस सेंसेस को लेंगे। सबसे पहले ये हमारे अंदर क्षेत्र गुरुजी ने 3 बता दिए। हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारे अंदर ही भाई ये राज्य है, किंगडम इज इनसाइड अस। अब जो हमारा मेन जो किंगडम होता है उसके अंदर जो छोटा छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टेट बोलते हैं। तो गुरुजी ने क्या किया है, इन सेंसेस को स्टेट कह के लाइक उनको संबोधित किया है। तो अब हम बात करेंगे हमारे ऑप्टिकल स्टेट की। ऑप्टिकल स्टेट क्या, जो हम आंखें, हमारी आंखें जिनसे हम देखते हैं। तो गुरुजी ने ये बताया कि यदि जो आपकी आंखें हैं, ये जो ऑप्टिकल स्टेट है, अगर इसके ऊपर जो प्रिंस बैठा हुआ है वो नोबल प्रिंस है, यानी कि उसके ऊपर सोल अगर राज्य करती है, तो पता है दोस्तों क्या होगा, वी विल सी गुड इन एवरीथिंग। हमें हर कुछ में, हर एक में हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही दिखेगा। हम अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, हम नेचर के वंडर्स को देखेंगे। अगर हम कहीं पहाड़ों पे जाते हैं या फूल पौधे देखते हैं, कोई पेड़ भी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, समुद्र देखते हैं, तो हमारे को उसमें बड़ी एक पॉजिटिविटी महसूस होगी। हम कोई भी गुरु का, कोई भी होली लोगों का हम उनका चेहरा देखते हैं, हम किसी भी तरीके का आर्ट देखते हैं, हम किसी भी तरीके की कोई पिक्चर भी देखते हैं, तो उस पिक्चर को देखने से जो हमारे अंदर विचार आएंगे, जो हमारे अंदर भाव आएगा, फीलिंग्स आएंगी, वो सब की सब हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, सबने सुना हुआ है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। वही एक चीज होगी तो कोई बोलेगा अरे ये तो कितना बेकार है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कोई इंसान कहेगा वाह ये कितना खूबसूरत है, मुझे तो इसको देख के ही दिल में बड़ी खुशी मिल रही है। तो यदि हमारे ऊपर रूल कर रही होती है सोल, तो हम जो भी देखते हैं हमें उसमें बहुत पॉजिटिविटी लगती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमें वो चीज अच्छी लगती है, हम उसके साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। अब यदि हमारी इस स्टेट के ऊपर बैठी हुई है हमारी ईगो, तो ईगो क्या करेगी, वो हमारे अंदर इग्नोरेंस डालेगी, वो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट डालेगी। ये मुझसे बड़ा, ये छोटा, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये गंदा है, ये तेरा है, ये मेरा है। और क्या होगा, हमारे को वही जगहें देखने को मिलेंगी, हमें वही सुनने को मिलेगा जो हमारे अंदर इग्नोरेंस को बढ़ावा देगा, जो हमारे को विजडम नहीं देगा, वो हमारे को और हमारी इंद्रियों से जोड़ेगा। हम अपने आप को किन के साथ जोड़ के रखेंगे, मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जोड़ के रखेंगे। मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। हमारे को अगर कोई नेचर की चीज दिख रही है तो हमारे को उसमें खूबसूरती नहीं लगेगी, लेकिन हम आर्टिफिशियल वे में उस चीज को लेंगे तो बस वहां हमें सेटिस्फेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं। और हर जगह पे क्या होगा दोस्तों, हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट में, मटेरियल अटैचमेंट में चले जाएंगे। ये मेरा है। नेचर देखो ना, नेचर कैसे बांटती है, नेचर तो कहती है सब आपका ही है। क्या जो सन अपना लाइट देता है जब बारिश होती है, तो वो ये थोड़ी ना कहती है कि मेरी है, वो तो सबको देती है। अब हमारे ऊपर है, हम उस बारिश का आनंद ले पाते हैं या हम नहीं ले पाते हैं। तो यहां से हमें पता चलेगा कि जो हमारी ऑप्टिकल स्टेट है उसके ऊपर किसकी रूलिंग है, सोल की रूलिंग हो रही है कि ईगो की रूलिंग हो रही है, ये हम पता लगा सकते हैं। आगे गुरुजी ने बताया है हमें हमारी ऑडिटरी स्टेट के बारे में। ऑडिटरी स्टेट में जो हम सुनते हैं, अब देखिए एक भजन चल रहा है,
उस भजन को 4 लोग आंखें बंद करके मगन होके सुन रहे हैं और उनको उसमें बड़ा आनंद मिल रहा है। कभी कभी सिर्फ वो सुनने सुनने से आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। बंदा सोचता है मैं रो क्यों रहा हूं, क्योंकि हमने ऐसा सोचा हुआ है हम रोते तब है जब हम दुखी होते हैं। वो हमारे प्रेम के आंसू हैं, वो हमारे भाव के आंसू हैं, वो हमारी क्लिंजिंग के आंसू हैं। हमारे अंदर क्लिंजिंग हो रही होती है, लेकिन वो तब होती है जब हमारी इस इंद्री के ऊपर सोल बैठी होती है। जब जो हम सुन रहे होते हैं, हम वो सुन पाते हैं जो बोला नहीं गया। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। 2 लोग बैठे हैं, जैसे मैं मानती हूँ सबसे अच्छी और बढ़िया दोस्ती क्या होती है? 2 लोग बैठे हैं बिल्कुल चुपचाप, लेकिन वो एक दूसरे की हर बात को, हर भाव को समझ पा रहे हैं। वो कब होता है? जब उन दोनों दोस्तों की दोस्ती में और उनके ऑडिटरी स्टेट के अंदर सोल बैठा होता है। हम कभी कभी ये बोलते हैं ना, अरे मुझे पता है अभी आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा आपका भाव चल रहा है। तो उस समय हमारे अंदर जो है वो सोल इस स्टेट के ऊपर बैठी होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो सुनने को मिल रहा है वो तो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर का भाव है उसको हम कब महसूस कर पाते हैं? वो तभी महसूस कर पाते हैं दोस्तों, जब हमारी ऑडिटरी स्टेट के ऊपर सोल बैठी होती है। और कुछ लोग क्या होती हैं, उनको हर समय अगर कोई उनको बहुत फ्लैटर कर रहा है, मक्खनबाजी कर रहा है, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यदि कोई उनका एक ट्रू लेवल पे उनको क्रिटिसाइज करता है, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा? वो इसलिए नहीं लग रहा होता है कि उस समय हमारी ऑडिटरी स्टेट के ऊपर ईगो बैठी होती है। जो हमारी ईगो होती है वो हमें सत्य को सुनने नहीं देती है। और हमको क्या लगेगा? हमको ऐसा लगेगा, अरे इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया? उसने चाहे वो सही बोला, उसका भाव भी यही था कि भाई आपके अंदर लर्निंग आए, लेकिन हमें क्या लग जाएगा, अरे उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया? हम किस में रहेंगे? फॉल्स कॉन्शियसनेस में रहेंगे। हम क्या कहेंगे? हमारे जो विचार होंगे वो हमारे को ईगो चेतना के साथ ही जोड़ के रखेंगे। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? सिर्फ खुद को। हम सिर्फ सेल्फ इंपॉर्टेंस में रहेंगे। दूसरे के भाव को, दूसरे की फीलिंग्स को हम बिल्कुल नहीं समझेंगे। जो मुझे समझ में आ रहा है बस मैंने तो वही बोला और वही समझा। हम कभी भी किसी भी बात को किसी भी एंगल से 360 डिग्री से नहीं देख पाएंगे। अब कभी कभी दोस्तों क्या होता है जीवन में, कोई भी पर्सन लगा लो, आपकी फैमिली में लगा लो, आपके वर्क प्लेस में लगा लो, अड़ोसी पड़ोसी लगा लो, कुछ भी लगा लो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन को हम देख के जो सोच रहे हैं, जो भी हमने कुछ सुना और कुछ सुनने के बाद हमने अपने दिमाग में एक सोच बना ली उसके लिए, लेकिन वो गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने शायद उस बात को 360 डिग्री एंगल से नहीं देखा। हमने क्या किया? बस जो सुना उसी को सत्य मान लिया। यानी कि हम कहाँ चले गए? हम चले गए माइंड लेवल पे। लेकिन जब हमारी इस स्टेट पे इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता बैठी होगी, तो हम क्या करेंगे? हम 360 लेवल से सोचेंगे। और जब हम उस भाव को देख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए हमें कभी भी उसमें कुछ गलती नहीं लगेगी। हमको ये समझ में आ जाएगा, हम भाव तक चले जाएंगे। गुरु जी की एक बात लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो वो मैं पढ़ती हूँ। गुरु जी कहते हैं, मोस्ट पीपल प्रेफर फ्लैक्ट्री टू इंटेलिजेंट क्रिटिसिज्म। एक होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को देख के हमारे अंदर जेलसी आती है, हम उस भाव से उस बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो क्या शो करेगा कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ ईगो भरी हुई है। एक होता है हमने किसी को देखा, हमारे को उसके अंदर लगा कि इसमें ये कमी है, अगर वो इस चीज पे काम कर लेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। दैट इज गोइंग टू नोन एज इंटेलिजेंट क्रिटिसिज्म। लेकिन गुरुजी कहते हैं
कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इस इंटेलिजेंट क्रिटिसिज्म को भी पसंद नहीं करते, को फ्लैटरी चाहिए, कोई बस उनकी तारीफ करे, अरे आप जो कर रहे हो आप बहुत सही कर रहे हो। तो ये एक डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस डिफरेंस को समझ लें, सामने वाला जो मुझे बता रहा है भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट क्रिटिसिज्म है, हमारे में कैपेसिटी होनी चाहिए। गुरुजी की एक बात जो उन्होंने मेरे को बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, गुरुजी ने हमेशा एक चीज बोली है मुझे, ज्ञानी को ज्ञान दीजिए। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, ज्ञानी को मैं ज्ञान कैसे दूं? एंड देन लेटर ऑन मुझे समझ में आया जिसमें ज्ञान को लेने का भाव है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, हम किसको क्रिटिसाइज करेंगे, सोच के देखो, जिसके साथ हमें कनेक्शन है, उसकी बात हमें बुरी लगेगी तो हम उसको बताएंगे कि आप यहाँ पे गलत सोच रहे हो, ये जो बात हुई है आप उसको शायद 90 और 180 डिग्री पे देख रहे हो, उसको पूर्ण रूप से देखने की कोशिश कीजिए, 60 डिग्री से देखने की कोशिश कीजिए। जब हम इस सामने वाला अगर इस बात को ले लेगा तो यानी कि उसके ऊपर क्या है, उसके इस इंद्री के ऊपर सोल बैठी हुई है, ईगो नहीं बैठी हुई है। तो एक गुरुजी ने एक छोटी सी स्टोरी इसमें बताई है, तो मैं आप लोगों के साथ, बड़ी अच्छी है तो मैं शेयर करती हूँ। गुरुजी बताते हैं, एक ना संत था, उसका एक दोस्त था, वो जैसे बोलते नहीं है कईयों की बड़ी तेज जुबान होती है, मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं, बिना फिल्टर किए हुए वो कहेंगे बस मैं ही ठीक हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मतलब सामने वाले को ये नहीं देखेंगे कि वो मुझसे बड़ा है या वो मुझसे कितना ज्ञानी है, मुझे उससे कैसी बात करनी चाहिए, वो बोलेंगे नहीं ये चीज मैं कह रहा हूँ ना, नहीं ये सही है ये गलत है, वो ऐसे। इवनली दोस्तों, कई बारी हमारे को हालात के हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स भी जो है वो हमारे को उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। तो गुरुजी बता रहे हैं एक संत था, इसका एक दोस्त था, उसकी जबान जैसे एकदम दो धारी तलवार की तरह थी, वो जो बोलता था तो जैसे कि वो किसी को काट ही देता था। तो गुरुजी कहते हैं वो इस संत को बड़ा बहुत क्रिटिसाइज करता था, जो उनका दोस्त था हर समय उनको क्रिटिसाइज करता था। तो ये जो संत थे इनके बहुत सारे शिष्य थे, तो एक बार इनका शिष्य दौड़ता दौड़ता आया और उसने बोला, अरे संत को बोला कि अरे वो जो आपका दुश्मन दोस्त था, मुझे पता चला है उसकी मृत्यु हो गई है। उसने एकदम ऐसे बोला कि जो आपका दुश्मन था, योर एनिमी द कांस्टेंट फॉल्ट फाइंडर इज डेड, वो जो आपका दुश्मन था जो हमेशा आप में कमियां ढूंढता रहता था, उसकी मृत्यु हो गई। तो जानते हो संत ने क्या बोला, संत की आंखों में पानी आ गया, उन्होंने बोला ओ आई फील हेल्पलेस, आई एम हार्ट ब्रोकन, माई बेस्ट स्पिरिचुअल क्रिटिक इज गॉन। उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो मेरा एक सच्चा स्पिरिचुअल क्रिटिक था। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, चाहे किसी की जबान कड़वी थी, लेकिन संत ने क्या किया, जो वो कमियां ढूंढता था उन्होंने उसको ये समझा कि ये मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए मेरी हेल्प कर रहा है। यानी कि वो जो बोलता था वो उन चीजों के ऊपर अपने आप को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में लेकर जाते थे। तो देखिए दोस्तों, ये कितना जरूरी है, अपना इंट्रोस्पेक्ट हम करेंगे, हमको तो ये लगेगा मैंने जो बोला, मैंने जो कहा, आजकल तो मैसेज का जमाना है, मैंने जो मैसेज किया वो सब सही है, लेकिन गुरुजी कहते हैं ये जो बैटल है, हमें इस बैटल को जीतना है। तो क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले गुरुजी कहते हैं अपना इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, देखिए क्या आज पूरे दिन में किसी ने जब भी मेरे को क्रिटिसाइज किया है तो क्या मैंने उसको माइल्ड वे में लिया, हार्श वे में लिया, पॉजिटिव लिया कि नेगेटिव लिया, यू विल बी गेटिंग द आंसर, यू विल बी गेटिंग द आंसर। यदि आपने ये महसूस किया कि किसी ने आज आपको क्रिटिसाइज किया और हमें जब हमने उसको इंट्रोस्पेक्ट किया तो हमें ये पता चला कि उसने जो मुझे क्रिटिसाइज किया वो उसके अंदर की जेलसी थी, वो बात सही नहीं थी, वो उसने जेलसी की वजह से किया, उसको कहीं ना कहीं पे उसका सेल्फ एस्टीम लो हुआ। तो वहां पे हमें उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उस जगह पे जाना चाहिए कि हमें उस जगह से पीछे हो जाना चाहिए, है ना। तो ये गुरुजी बता रहे हैं कि आपको ये इंट्रोस्पेक्ट करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये दो स्टेट देखी,
तीसरा गुरुजी हमारे को ये बता रहे हैं, ये जो हमारा नोज है जिसको कि हम ऑल्फैक्टरी स्टेट बोलते हैं, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे नाक से हम क्या करते हैं, हम चीजों को सूंघ सकते हैं, वी कैन स्मेल। जब हम किसी चीज को सूंघते हैं देन वी मेक इट आउट, ये खुशबू है, ये फ्रेग्रेंस है कि ये अच्छी चीज दिया, तो हम उसको स्मेल बोलते हैं। बड़ी गंदी फाउल स्मेल आ रही है कि वो फ्रेग्रेंस है। अब अगेन दोस्तों वही बात आ गई कि आपकी इस इंद्री के ऊपर कौन बैठा हुआ है। अगर तो नोबल प्रिंस है, सोल बैठी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप उस प्योर एयर को महसूस कर पाएंगे। अगर मैं प्योर एयर की मैं बात करूं, तो अभी मैं प्राग्ञा का ट्रिप करके आई हूं, तो वहां से हम कुछ एक माता के मंदिर हम वहां गए, वो इतनी हाइट पे था, वहां पे मैं कहूंगी जो हमने एयर को जो हमने वहां एयर की फ्रेगनेंस थी, जो हमने उसको महसूस किया, और एनर्जी तो दोस्तों मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि वहां पे किस लेवल की एनर्जी जो मैंने एक्सपीरियंस करी। और जो वहां पे हम एयर को महसूस कर पा रहे थे, जो भी हम लोग गए थे सबने ही बोला अरे वहां की एयर और यहाँ की एयर में कितना फर्क आ गया। तो वो मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि देखो इस समय सभी के अंदर जो है वो कितना प्योर जो है सोल प्रिंस बैठा हुआ है, और इनको ये चीज कितनी अच्छी लग रही है। मंदिर में कोई भी अगर धूप अगरबत्ती जल रही है या कोई भी एरोमा काइंड ऑफ थिंग आती है अपने फूड को भी देखकर, तो वो हमें कितनी अच्छी लगती है। अब यदि इसके ऊपर हमारी ईगो बैठी होगी तो पता है दोस्तों क्या होगा, अब हम क्या होंगे, हम इस फ्रेगनेंस के गुलाम बन जाएंगे। इसको ध्यान से सुनिए, फ्रेगनेंस के गुलाम कैसे बन गए भाई। अब आप देखिए ना, जितना भी अनहेल्दी फूड होता है उसके अंदर कैसे कैसे मसाले डाल के उसकी फ्रेग्रेंस ऐसी होती है कि आप सड़क से जा रहे होते हैं आपको पता चल जाता है अरे यहाँ पे तो कोई पिज्जा का लग रहा है, यहाँ पे तो मैकडी का बर्गर है, बच्चों को तो ऐसे करके वो खुश हो जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, हम उस चक्कर में क्या करेंगे, अनहेल्दी फूड जरूरत से ज्यादा खाते रहेंगे। तो ये भी गुरुजी बताते हैं क्या होता है कि आप जो है उस स्मेल के गुलाम बन जाते हो। यदि वो स्मेल आपके अंदर ग्रीड डालती है, और यदि उस फ्रेगनेंस से प्रेरित होकर आपने कोई अनहेल्दी फूड खा लिया या आप किसी अनहेल्दी जगह पे चले गए, तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे सेंस के ऊपर जो ईगो बैठी हुई थी वो जीत गई, हम हार गए। और मैं तो कहूंगी इस फॉर्मूले को हम अपनी डाइटिंग में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे को ये आता है कि हमें थोड़ा वेट लॉस करना है, तो उसी समय कोई सामने बैठ के गरम गरम गुलाब जामुन खा रहा है, हलवा खा रहा है, तो जो उसकी फ्रेग्रेंस आती है तो बंदा कहता है यार आज तो मैं एक खा ही लेता हूँ। अब दिस इज नॉट अबाउट कि एक दिन लिया, दिस इज अबाउट कि मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने क्या किया, मैंने उसको खा लिया। तो गुरुजी कहते हैं कि यदि इस स्टेट से आपके अंदर ग्रीड आ गया, आप अपने इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर पाए, मेरे लिए ये खाना हेल्दी नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसको खा लिया, तो फिर गुरुजी कहते हैं क्या असर होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी और आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं जो फ्रेग्रेंस ले रही हूँ कहीं वो मेरे में ग्रीड तो नहीं डाल रही, तो मुझे अपने आप को वहां भी बचा के रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट की हम बात करेंगे वो हमारी, जैसे बोलते हैं ना हमारी गट फीलिंग, तो गस्ट्रेटरी स्टेट, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी ईटिंग है, ये उससे जुड़ी हुई चीज है। अब देखिए दोस्तों हमने एक बात तो बहुत सुनी है, कुक विद लव एंड सर्व विद स्माइल। खाने को हमेशा प्यार से बनाइए और स्माइल के साथ सर्व कीजिए, लेकिन कभी कभी ये फंडा घर में नहीं लगता। बच्चों को खाने में क्या चीज चाहिए जो बहुत टेम्पटिंग सी हो, टेम्पटेशन आती हो, उसको देखते ही बच्चों के अंदर क्या आ जाता है, उस चीज को खाने का भाव आ जाता है। कभी कभी हमें भी लगता है अरे पालक बनाई, पालक पनीर बनाया, कितनी मेहनत से बनाया, कई बार बच्चे देखे बोलते हैं अरे हाँ ये क्या घास की तरह है, हमें नहीं खाना। तो हमको कितना वो लगता है अरे यार हमने कितनी मेहनत से हमने बनाया, लेकिन
वही चीज जब अनहेल्दी वे में कुक होती है, जिसमें कि सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है और वो बच्चे उसको बड़े शौक से खाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि हमारी इस गस्ट्रेटरी स्टेट में भी क्या होना चाहिए, अगर सोल इसके ऊपर राज्य करती है तो क्या होगा, हम नेचुरल फूड खाते हैं। हम जितने नेचुरल फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी सेल को नरिश करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखते हैं और हमारे को यूथ और हमारी वाइटैलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। लेकिन जितने भी हम ये जरूरत से ज्यादा मसाले डले हुए हमारा गट उसको रिस्पॉन्स देता है, हमारे में उतना ज्यादा इनडाइजेशन रहता है, हमारे अंदर उतनी ज्यादा सिकनेस रहती है। तो गुरुजी कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, प्रिंस ग्रीड आ जाएगा, लालच आ जाएगा। जैसे मैं कई बार का एग्जाम्पल भी देती हूँ कि जैसे कि हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, हम किसी ऐसे फंक्शंस में जाते हैं, तो मेजोरिटी हमारे साथ होता है कि आते आते चल यार एक गुलाब जामुन खा लेते हैं, एक आइसक्रीम और खा लेते हैं, कुछ भी जो हमें पसंद होता है खा लेते हैं, मजा आता है बड़ा उस समय तो। लेकिन आप सोच के देखिए हम अपने गट के ऊपर कितना ओवरबर्डन कर देते हैं, एंड मॉर्निंग में एज एंड व्हेन वी वेक अप एंड देन वी रियलाइज अरे यार गड़बड़ करी, इतना मुझे नहीं खाना चाहिए था। लेकिन उस समय एक साथ इतनी चीजें देख के अरे ये भी अच्छा लगता है, थोड़ा 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 वो करते करते जो है हम क्या कर देते हैं, उस मोमेंट के लिए हम ईगो हमारे पे हावी हो जाती है, चाहे वो उस पल के लिए हुई, लेकिन ईगो तो हमारे ऊपर आ ही गई। अब गुरुजी कहते हैं मिलियंस ऑफ लोग, मैं ये कहूंगी हाँ, मेरे साथ भी हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है। तो मेरी शादी पे जो तो बड़ा अच्छा लगता है, चल यार एक गोलगप्पा भी खा लेती हूँ, एक टिक्की भी खा लेती हूँ, मुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है, चल एक तो मैं ये ले ही लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करते हुए भी हम उससे थोड़ा सा लालच कर लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये हमारी बैटल है, इस बैटल को आप हार जाते हो। आप क्यों हार गए इस बैटल को, क्योंकि आपके ऊपर ग्रीड आ गया, लालच आ गया। बिल्कुल वो लालच ही था, हम तो बोलेंगे हम आए हैं, हम इंजॉय करने आए हैं, लेकिन वो इंजॉय की परिभाषा हम उस समय बदल देते हैं और हम जो है थोड़ा ग्रीड में चले जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ये आपको देखना है कि आपके अंदर विक्ट्री किसकी हो रही है। वो जो अंदर हमारा एक अच्छा सैनिक बैठा है, हम उसको जिता रहे हैं कि वो जो ग्रीड में बैठा हुआ है हम उसको जिता देते हैं। तो गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी चीज बताई है। गुरुजी कहते हैं कि सुबह से लेके रात तक हमारे आगे कितनी टेस्टी टेस्टी चीजें आती हैं आजकल तो। देखिए ऑनलाइन में जोमेटो ये वगैरह, जब भी कोई चीज देखो तो मन में आ जाता है हाय बड़े दिन हो गए मैंने ये नहीं खाया। जब ये पहले नहीं था तो आप देखना हम चीजें इतनी फ्रिक्वेंसी में नहीं खाते थे। अब हम उनको देखते हैं और वो जिस तरीके से वो पिक्स डालते हैं, टेम्पटेशन आ जाती है। जब टेम्पटेशन आती है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, अच्छा आज खा लेते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं एक मंगवा लेते हैं, आधा आधा खा लेते हैं। लेकिन यस दोस्तों, ग्रीड तो जीत रही है, उस समय ग्रीड जीतनी शुरू हो जाती है। तो गुरु जी कहते हैं इसको आपको हराने के लिए क्या करना है, वो ताकत हमारे अंदर है, वो सिपाही हमारे अंदर है। और वो कौन सा सिपाही है, दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। अगर आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखते हैं खाने पीने के उसके ऊपर, तो आपकी इस गस्टेटरी स्टेट के ऊपर जो है वो जो सोल होती है वो उसके ऊपर राज्य कर रही होती है। तो ये बहुत जरूरी है। और गुरुजी कहते हैं आपको देखना है आज मेरी कौन सी साइड जीत रही है। और मैं कहूंगी अगर बहुत मुश्किल एग्जाम देना है ना, तो जब हम किसी शादी वादी फंक्शन पे जाते हैं उस दिन ट्राई करना, उस दिन बड़ा मुश्किल लगेगा। उस दिन मन करेगा गुरु जी रहने दो, आज हम ये टेस्ट नहीं देते, घर में जाएंगे ना तब हम इस टेस्ट को दे लेंगे। लेकिन बिसाइड्स जो हमारे को ये सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के लिए गुरुजी ने इस स्टेट के बारे में समझाया है। अगली जो स्टेट की बात करेंगे वो हमारे टच से, हमारे स्पर्श से जुड़ी हुई है, दैट इज टैक्टोल स्टेट। अब देखिए स्पर्श में क्या आता है। यदि हम बहुत सफाई रखते हैं, हम अलर्ट रहते हैं, हम इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि अब घर है, अगर घर साफ सुथरा होता है तो हमें अच्छा लगता है। यदि हम अपने आप को, मैं बोलूंगी दोनों तरीकों से क्लीन रखना, आउटर लेवल पे बोले तो नहाना धोना अच्छे कपड़े, लेकिन इनर इनर लेवल पे भी तो हमें अपने अंदर क्लीनिनेस रखनी चाहिए ना।
हमें अपने विचारों से, अपनी फीलिंग से, अपने एक्शन से, अपने समभाव से हम कैसा सोचते हैं, तो जैसे हम अंदर से होंगे हम बाहर से वैसे ही दिखेंगे। तो गुरुजी ने ये बताया कि अगर आपके अंदर पीसफुल सेंसेशन है तो वो इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं होती। अब जैसे देखो अभी गर्मी आ रही है तो हम लोगों को लगता है बाबा रे बड़ी गर्मी आ गई है ना? लेकिन गुरुजी बताते हैं कि यदि आपके अंदर बहुत पीस होता है, पीसफुल सेंसेशन होती है, you are not going to be affected that much, due to this heat and cold. You will be at peace. Which is hard and soft है, you will be at peace. आप शांति से रहेंगे, आपके अंदर इरिटेशन नहीं आएगा। कोई भी इस तरीके का बैठने की जगह है, ये बहुत मैं अगर किसी को हेल्थ इशू है मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन नॉर्मली आप कहीं भी आप एक पत्थर पे भी बैठे हैं तो आप उसको इंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पीस है। लेकिन जब हमारे अंदर पीस नहीं होगा हम बोलेंगे अरे ये बैठने की जगह कंफर्टेबल नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब हम ईगो के अंदर होते हैं, अब ये देखिए, जब ईगो के अंदर हम होंगे ये हमारी बॉडी को अटैच करके रखता है कंफर्ट से, लग्जरी से। जब जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो हस्बैंड है ये मार्केटिंग में थे और ये बहुत इनका तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता था और मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में मतलब पली बड़ी थी कि आप मतलब मुंह से कुछ निकालो तो वो कंफर्ट वो लग्जरी आपके पास है। ऑल्दो मुझे तो लगता था कि मैं बड़ी डाउन टू अर्थ हूँ। तो जब ये मेरे को बोले कि दिल्ली से बाहर, तब मेरे हस्बैंड दिल्ली में इनका नहीं था, तो मैं 1 ईयर तो गई नहीं। तो ये बोले कि अरे वहां पे मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं आप एक बार अपनी वाइफ को तो लेकर आओ। तो जब मैं इनके साथ गई तो ये हरियाणा में थे उस टाइम। अब जब मैं वहां पे गई रास्ते में ये बोले आप यहाँ से चल कुछ खा लेते हैं। तो मैं बोलती थी अरे ये कोई बैठने की जगह है, यहाँ कैसे बैठेंगे? नहीं नहीं हम यहाँ नहीं खाएंगे, कोई और अच्छी जगह देखो। तो ये मैं एक लर्निंग बता रही हूँ। देखो हम सबने जीवन में कुछ ना कुछ सीखा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑब्जर्व किया, भाई ये बंदी तो ऐसा सोचती है अगर कुछ भी चाय भी नहीं है तो 5 स्टार में चलो। ऐसे थोड़ी ना, इन जगहों पे थोड़ी ना हम खड़े होके लेंगे। उसके बाद 2 दिन 2 दिन तक मुझे वहां थोड़ा सा अनइजी लगता रहा कि अरे यहाँ कैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैं ऐसे ऐसे करके उन चीजों को निकाल रही थी। देन थर्ड डे तो वहां पे ना मेरे हस्बैंड के पास 2 व्हीलर भी था। दिल्ली से तो हम लोग अपनी गाड़ी में गए। तो मेरे हस्बैंड कहते चल आज ना मैं तुझे ना 2 व्हीलर पे ना हाईवे में घुमा के लाता हूँ। तो इनको मालूम है कि मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है। तो ये बोले मैं ना तुझे बड़ा अच्छा ना साउथ इंडियन फूड खिला के लाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम दोनों 2 व्हीलर पे बैठे, मैंने बहुत इंजॉय किया उस राइड को। तो ये मुझे आगे एक जगह पे वो जैसे वो स्ट्रीट फूड तो नहीं मैं कहूंगी बट हाँ वैसा ही बना था। मैंने कहा अरे यहाँ यहाँ कौन खाएगा? ये मेरे हस्बैंड बोल रहे तू खा के तो देख, तू क्यों इतना सोच रही है, तू एक बार खा के तो देख। तो ये लेकर आए तो उसका वो टेस्टी बहुत था। जब मैं खाती रही मेरे खाती रही तो I on that day I learned one very beautiful learning from my husband। ये बोले, कहते हैं देख ये जो लाइफ होती है ना ये सिर्फ 5 स्टार या 3 स्टार पे नहीं चलती है। बोले लाइफ में आपको हर मोमेंट को एंजॉय करना आना चाहिए। मैंने कहा अरे मैं तो हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। कहते कहाँ करती है, तू तो सोचती है कि यहाँ नहीं खाना वहां नहीं खाना। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि देख हम मार्केटिंग में हैं, हम कहीं पे भी आप में ये भी एक होना चाहिए। आपको उस मोमेंट तो को एंजॉय नहीं कर रहे, आप उस फूड को एंजॉय नहीं कर रहे, आप तो उस जगह को ही सिर्फ ढूंढ रहे हो। ऑन दैट डे आई दिस हैज वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप मुझे किसी रेडी वाले पे भी ले जाएंगे ना कुछ खाने को तो मैं खा लूंगी। मतलब मैंने इतना अपने हस्बैंड से सीखा। मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ दैट वी हैव ग्रोन टुगेदर, वी हैव ग्रोन टुगेदर। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी और मैं भी ये कहूंगी कहीं ना कहीं मेरी भी इस स्टेट के ऊपर ईगो बैठी हुई थी। मुझे पता ही नहीं था, मैं अटैचमेंट में थी, ऐसा नहीं वैसा नहीं। एंड देन मैं इस चीज से बाहर निकली। तो ये मेरे जीवन की भी बहुत ही ब्यूटीफुल लर्निंग रही।
तो हमें इस गहराई तक अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम कहाँ तक जाते हैं और हम कितना। हम ज्यादातर क्या रहते हैं, हम अपने शरीर को जो है वो अटैच करके रखते हैं कंफर्ट से। अगर ये कंफर्ट नहीं है तो मैं तो ऐसे जो है वो मैं कर ही नहीं सकती। देन देयर इज द स्टेट ऑफ वोकलाइजेशन, हमारी वाणी। अब भाई जब हम अपनी वाणी पे आ जाते हैं तो बहुत एक कहावत सबने सुनी है कि ये जो इसके अंदर जीहा है, जो टंग है, इट हैज नो बोन, लेकिन ये जितना किसी के ऊपर वार कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। एंड आई टोटली एग्री विद दिस थिंग। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उससे हम कभी कभी कितना नुकसान कर सकता है, वी डोंट इवन रियलाइज। इस स्टेट के अंदर गुरुजी बताते हैं कि यदि यहाँ पे सोल बैठी है तो क्या होगा, आप ट्रुथफुल स्पीच करेंगे। ये वाला स्टेट जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो लर्निंग है कभी कभी हम इसको लेने में गलती कर जाते हैं। तो गुरुजी बताते हैं आप क्या करेंगे, आप ट्रुथफुल स्पीच बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, और वो सत्य ही आपकी बॉडी के सेल में जाएगा, वो सत्य ही आपके विचारों में जाएगा, वो आपके जीवन में बड़ा एक बैलेंस, एक हार्मनी क्रिएट कर देगा। आपको सोल अवेकनिंग सॉन्ग्स अच्छे लगेंगे, आपको ऐसी पोएम अच्छी लगेगी। कोई इंसान बहुत ही पीस प्रोड्यूसिंग बात कर रहा है, कोई हमारे को बहुत विजडम दे रहा है, किसी कहीं हमें बहुत अच्छी स्पीच सुनने को मिलती है, हमें सत्य सुनने को मिलता है, हमें ऐसे शब्द, ऐसी विजडम सुनने को मिलती है जो हमने नहीं सुनी थी। हम उसको सुनेंगे, उसको सुनेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, वो हमारे एक एक सेल में जाएगी और हमारे ही अंदर ये डिवाइन एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाती है, अपने आप बैलेंस क्रिएट। अब इसका उल्टा सुनिए, यदि यहाँ पे ईगो बैठी हुई है, अब क्या होगा, मैं शब्द ऐसे बोलूंगी जैसे मैं बम मार रही हूँ किसी को। कोई बात हुई नहीं, उसको पूरी तरह से एनालाइज किया नहीं और अपना हम वर्डिक्ट दे देंगे। और हम ये भी कहेंगे ये जो मैं बोल रही हूँ अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तो इस चीज को नहीं, मैं आगे से नहीं इस ग्रुप में रहूंगी, मैं नहीं ऐसे करूंगी, मैं नहीं वो करेंगे। सोच के देखिए, हमको लगता है अरे जो मैं देख रही हूँ वही सत्य है, ये समझना है हमारी वाणी, हमारी स्पीच क्या बोल रहे हैं, बोलते वही हैं जो महसूस करते हैं। अगर मैंने नेगेटिव महसूस कर लिया, मेरा ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, मेरी वाणी एकदम नेगेटिव हो जाएगी, मैं बहुत क्रूअल शब्दों का इस्तेमाल करूंगी, मैं बहुत गुस्से में रहूंगी, मैं वेंजफुल बन जाऊंगी, जैसे किसी से बदला लेना है। आपको लगता है कि उस समय हमारे में पीस रहेगा, हमारे में शांति रहेगी, हमारे में हार्मनी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, डिसहार्मनी में चले गए। क्यों गए? अपनी वाणी की वजह से। वाणी क्या है, वो जो सोच रहे हैं उसको अपने अंदर से निकालने का एक जरिया है। जो सोचते हैं वो इतने लो लेवल पे हम सोचने लग जाते हैं, ईगो में चले जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा, हम इस तरीके की बात बोल जाएंगे। बाद में अगर हमारे को वो बात समझ भी आई, फायदा क्या हुआ, आपने उस टाइम तो बोल दिया ना। हाँ, आपको ये समझ में आया कि मैंने उस समय गलत बोला। हाँ, आपने ये सीख ले ली कि बोलने से पहले मुझे सोचना है, क्यों, क्योंकि ये मेरे पे ईगो बैठी हुई है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो हम मानेंगे कि हाँ हमने लर्निंग करी। अब देखिए आगे से, अभी जो आगे गुरुजी बता रहे हैं वो सुनिए। गुरुजी कहते हैं हमारे शब्दों में बहुत जबरदस्त क्रिएटिव पावर होती है, लेकिन किसके शब्दों में, जो हमेशा सत्य बोलता है। ये हम महसूस कर पाएंगे अगर हम किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जिसके अंदर हमें ये महसूस हो जाता है कि भाई इसकी ये जो वोकलाइजेशन स्टेट है, हाँ तो सोल बैठी हुई है, यू फील कनेक्टेड विद दैट पर्सन। खुद से भी अगर हम ऐसे बोलेंगे तो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। और गुरुजी ये कहते हैं कि आपको अपने अंदर प्योर हार्ट क्वालिटी रखनी है फीलिंग्स की। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो उनके अंदर कोई नेगेटिव विचार आया, अब वो किसी को बोल देंगे, अगर बोलेंगे नहीं उनके ऑरा से पता चल जाता है, उनकी एनर्जी से पता चल जाता है। फिर अगर उनसे पूछो तो वो बोलेंगे हाँ, लेकिन फिर वो पलटी खाएंगे, वो कहेंगे, नहीं ये तो मैंने ऐसे ही बोला था। तो आपको ये उस इंसान को क्या हो रहा है, उस बेचारे के वोकलाइजेशन के ऊपर ईगो बैठी हुई है, वो चाह के भी सत्य नहीं बोल पा रहा।
वो चाह के भी उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और वो करता है तो करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया या जो भी है, तो वो पीछे चला जाता है। अब गुरुजी ने एक बहुत जरूरी बात बोली है जिसपे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। गुरुजी ने कहा, वॉइसिंग ऑफ नेगेटिव ट्रूथ्स शुड यूजुअली बी अवॉइडेड। यदि कोई सत्य है लेकिन वो सत्य बहुत ही नेगेटिव है, अगर मैं सामने वाले को वो सत्य बोल दूं और मुझे ये लग रहा है कि ये सत्य को लेने का भाव उसमें नहीं है, तो गुरुजी कहते हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। सत्य बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव सत्य को भी इस डंके की चोट पे बोलें कि सामने वाले को तोड़ के रख दे। उस समय हम ये भूल ही जाएं, ये मुझसे बड़ा है, मेरे मन में इसके लिए रिस्पेक्ट है। उस समय हमने सारे भाव बोल दिए, छोड़ दिए, और हमने वो नेगेटिव बात जो है वो बोल दी। तो जो मैं समझ पाई हूँ, ये गुरुजी का नहीं, जो मेरी एक लर्निंग है, बोलना तो सत्य ही चाहिए, तो सत्य ही बोलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में आप सत्य नहीं बोल सकते हैं, तो मत बोलिए, बोलिए ही मत। और तीसरी चीज मुझे ये लगती है कि यदि कुछ ऐसा बोलने से सामने वाले का कोई बहुत भला हो रहा है, तो वो झूठ झूठ भी नहीं होता है। लेकिन यदि हमें आदत ही पड़ जाती है, अलग चीज है। ये दायरा हमें अपने अंदर देखना होता है, हमें इस चीज के ऊपर काम करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज गुरुजी ने बताई है, वो हमारी जिसको कि हम बोलेंगे मैनुअल किसी काम को करने में, हाउ स्किलफुल यू आर, यू नो, आपकी डेक्स्टरिटी कितनी है, आप किसी काम को करने में कितने निपुण हैं। अब देखिए, सोचिए, एक इंसान जेब काटने में बहुत एक्सपर्ट है, वो ऐसी जेब काटता है किसी को पता ही नहीं चलता, वो मेट्रो में बस में वो यही काम करता है। अब अगर हम कहें तो वाओ, ये तो बहुत स्किलफुल पर्सन है। लेकिन वो जो ये काम कर रहा है, उसके इस स्टेट पे कौन बैठा हुआ है? ईगो इज देयर। यहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि सोल बैठी हुई है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है। हो सकता है वो जेब काट के अपने बच्चों का पेट तो पाल रहा है, लेकिन जिसकी जेब काट रहा है उसके बच्चों का नुकसान वो नहीं वो समझ पा रहा, वो 360 डिग्री से उस चीज को नहीं निकाल पा रहा है। तो गुरु जी कहते हैं, आप क्या काम कर रहे हो, आप का स्किल किस चीज में है, किस में आप एक्सपर्ट बन रहे हो, यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल। क्या ये जो मेरा स्किल है, ये मैं सोल लेवल पे कर रही हूँ? अरे, ये तो मैं ईगो लेवल के ऊपर करने लग गई। हमें ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरीके से दोस्तों, हमारा स्टेट ऑफ लोकोमेशन है। लोकोमेशन बोले तो जहां पे हम मोशन, मूवमेंट करते हैं। हम कैसे मूवमेंट करते हैं? चलकर। हम चलकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, हमारे को इंस्पिरेशन मिलती है। हम मंदिर में जा रहे हैं, हम किसी स्पिरिचुअल सेंटर में जाते हैं, हम कोई स्पिरिचुअल सर्विस देने के लिए घर से जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट करने के लिए जा रहे हैं, हम नेचर से कनेक्ट होने के लिए जा रहे हैं, हम अच्छे हाई एनर्जी सेंटर पे जा रहे हैं, हम वहां जाकर उस चेतना से जुड़ते हैं। हमारे परिवार में, हमारी सोल फैमिली में सारे इस तरीके के लोग हैं। तो ये जो हमारी मूवमेंट है, वो क्या है? वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन यदि इस स्टेट में ईगो बैठी होगी, अब क्या होगा? हम हर बुरे तरीके का काम करेंगे। हम ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहां पे हम लेजी हैं, हम सिर्फ बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से अपनी अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहे, हम बड़े लेथार्जिक से बन गए हैं। इट मीन्स स्टेट ऑफ लोकोमोशन में ईगो बैठी हुई है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं द स्टेट ऑफ एलिमिनेशन, it is all about, it is related with our hygiene, and it's a kind of purifier for all of us. हमारी excretory muscles, उनका फंक्शंस भी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। हम कभी भी इस चीज के ऊपर हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सोच के देखिए, अगर किसी भी इंसान का एक्सक्रीशन पैटर्न कुछ रुक जाता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये मसल्स भी हमारी सही तरीके से काम करनी चाहिए।
अब होता क्या है, यदि हम ईगो के रूल में रहते हैं तो ये जो हमारे अंदर ये जो इस स्टेट ऑफ एलिमिनेशन में पॉइजन ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, हम वीक हो जाते हैं, बीमारियां हमें जो है वो जकड़ लेती हैं और हमारी बॉडली किंगडम के अंदर जो है इन्फेक्शन आ जाती है. So we need to be aware as to this state itself, and then the state of procreation. सेक्स करना गलत नहीं है, उससे तो सृष्टि की रचना होती है. आपका भाव क्या है? उस भाव में दो सोल का मिलन है जिससे कि हम डिवाइन बच्चों को जन्म देते हैं. तो हाँ, हमारी इस स्टेट में भी क्या है, सोल लेवल पे नोबल प्रिंस बैठा हुआ है. लेकिन यदि हम इतने ज्यादा सेक्स में ही इंडल्ज हो जाते हैं तो वो क्या है, वो हमारे ऊपर ईगो जो है वो बैठी होती है. तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने क्या सीखा, ये गुरुजी ने बहुत खूबसूरती से जो हमारे ये 3 क्षेत्र हैं इस किंगडम में, सोल चल रही है कि ईगो चल रही है, हमने और बारीकी से जाना है कि जितने भी हमारे सेंसेस हैं इनके ऊपर कौन रूल कर रहा है, सोल कर रही है या ईगो कर रही है. और मैं पूरी उम्मीद रखूंगी कि हम खुद डेली इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करें ताकि हम ये देख सकें कि मेरी सेंसेस के ऊपर जो है वो कौन राज कर रहा है. तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करूंगी. जय गुरु जी टू ऑल. Thank you so much. Thank you, ma'am. Poonam ji. Thank you so Very much. good explanation. Very Thank good you, ma'am. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. मैम टाइम पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया.